Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about Article 12, which is definition of state and also basic fundamental rights, right? जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. ठीक है. फंडामेंटल राइट जानने से पहले कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट होता क्या है और क्यों जरूरी है और fundamental से पहले हम जानते हैं fundamental. तो हमें पता है कि हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं. अंग्रेजों ने हम पर राज किया है. तो उनके अकॉर्डिंग जो लॉ होता था वो हमें मानना पड़ता था. वी हैड टू फॉलो इट. जो पनिशमेंट होता था वो हमें मानना पड़ता था. जो उनके अकॉर्डिंग हमारे लिए सही होता था वो हमें करना पड़ता. चाहे वो हमारे लिए गलत है, चाहे वो हमें हार्म कर रहा हो या फिर कुछ भी हमें करना पड़ता. राइट. तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट हमें वो सारी चीजें करने की आजादी देता है जो एक्चुअली में हमारे ग्रोथ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. राइट. जो एक्चुअली हमारे ग्रोथ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. वो फंडामेंटल राइट हमें करने के लिए आजादी देता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल फील्ड का हो, चाहे मोरल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो. आप प्रॉपरली स्टेटस अटेन कर सकते हो इन दिस फील्ड. फंडामेंटल राइट हमारे लिबर्टीज फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी इन्वेजन बाय द स्टेट. इन्वेजन बाय द स्टेट का मतलब क्या है? इफ स्टेट इज going to make any law or any policy which harm our fundamental right, then we can go to the court under Article 32, which is right to constitutional remedies. सो फंडामेंटल राइट इसलिए जरूरी है. फंडामेंटल राइट सिर्फ उनको जानना जरूरी नहीं है जो लॉ पढ़ते हैं या फिर जो जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करते हैं. राइट. फंडामेंटल राइट उनको भी जानना जरूरी है जो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर लिविंग इन. You should have to know the fundamental right. Okay. सो फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट, राइट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी which is from article 12 to article 18. Second one is article right to freedom from article 19 to article 22. Then at right against exploitation article 23 to 24. फिर right to freedom of religion from article 25 to 28. फिर cultural and educational right which is from 29 to 30. And right to constitutional remedies which is article 32. Okay. So why we are going to discuss about article 12? This is the main reason why we are not going to discuss about from right to equality which is from article 14, because article 12 tells about what is state. तो स्टेट सबसे पहले जानना जरूरी है. ठीक है. जिसके अगेंस्ट हम, अगर हमारा कोई भी राइट सप्रेस किया जाता है तो किसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं? सो दिस इज द स्टेट which is defined under article 12. So under article 12 what is state? Then if we go and discuss about the definition of state, then there are 4 clauses which define the state. First one is the government and parliament of India, that is executive and legislature of union. Second one is the government and the legislature of each of the state, that is executive and legislature of the state. And third, all local or other authorities within the territory of India. Local. ऊपर तक ए और बी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट क्या होता है. राइट. बट ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज में क्या इंक्लूड होगा? इट इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो लोकल अथॉरिटी का डिफिनेशन कहाँ मिलता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट में अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 के अंदर मिलता है, जिसमें यह कहता है कि म्यूनिसिपल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड
आर द लोकल अथॉरिटीज। एंड इस पे एक केस भी आया है, वो केस हमें ये बताता है कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो कि डिटरमाइन करता है लोकल अथॉरिटीज को। वो केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ऑक्सीजन, जिसमें कुछ 4 to 5 मेजर्स दिए गए हैं जिसपे आप लोकल अथॉरिटी को डिटरमाइन कर सकते हो। फर्स्ट वन इज कि अथॉरिटी शुड हैव अ लीगल separate legal existence. Second one is they have a capability to fundraise. Third one is they have a control over their territory. And fourth one is they enjoy monopoly, means self rule. Right? These are the four conditions to be a local authority. Right? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए उसका, मतलब वो किसी के अंडर में वर्क ना कर रहा हो, उस टेरिटरी के अंदर उसका कंट्रोल होना चाहिए, उसके अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि खुद की इकोनॉमी डेवलप कर सके, राइट, एक इकोनॉमी सुपर पावर बन सके। एंड लास्ट है कि वो सेल्फ रूल कर सके। ये 4 कंडीशंस हैं जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरती जैन में डिटरमाइन लोकल अथॉरिटी को कैसे कर सकते हैं ये बताया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अदर अथॉरिटीज में। अदर अथॉरिटीज को ये तो कहीं डिफाइन नहीं कि अदर अथॉरिटीज में एक्चुअली इंक्लूड क्या होता है, राइट। सो अदर अथॉरिटीज को बहुत सारे केसेस के थ्रू क्या किया गया है, डिटरमाइन किया गया है, राइट, उसके स्कोप को क्या किया गया है, एक्सपेंड किया गया है। सो अगर हम लोग देखेंगे कि पहला केस जो अदर अथॉरिटी को डिफाइन किया गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1950 का केस है, जिसमें ये बोला गया था कि अगर कोई भी गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शन, कोई भी अथॉरिटी अगर परफॉर्म करता है ऑफ अ सेम नेचर, ऑफ अ सेम काइंड, देन दे विल बी कंसीडर एज अ अदर अथॉरिटी। इसका मतलब कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ एजुडम जनरिस का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, लेकिन इसी को ओवर रूल किया गया था उजमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। इसमें बोला ये गया था कि किसी भी अथॉरिटीज को किसी सेम कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ये उजमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया था। ठीक है, फिर उसके बाद एक केस आया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस आया था। मोहनलाल का केस में ये बोला गया था कि ऐसे सारे अथॉरिटीज जो कि क्रिएट किए गए हो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या फिर किसी स्टेट्यूट के थ्रू, ठीक है, जो जो जिनको पावर कौन प्रोवाइड करता है, लॉ प्रोवाइड करता है, मतलब दे आर द लॉ इज प्रोवाइडेड देम अ पावर, ठीक है, कि वो रेगुलेट कर सकें। सो दीज आर द अथॉरिटीज कंसीडर एज अ अदर अथॉरिटीज, राइट, अंडर आर्टिकल 12। फिर बहुत सारे केसेस आए जो कि डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज को स्टेट कंसीडर किए, जैसे कि सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस आया जिसमें एलआईसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन को क्या बोला गया कि दीज आर कंसीडर एज अ स्टेट। अगर इस पीडीएफ में आप देखेंगे, पीडीएफ में देखेंगे, हाँ, तो ये सारे केस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस था जो कि मैंने अभी आपको बताया, एलआईसी, ओएनजीसी और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड एलआईएफसी को क्या किया गया था, एज अ कंसिडर किया गया था स्टेट के थ्रू। फिर रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में ये बोला गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1978, देन दे विल बी आल्सो कंसीडर एज अ स्टेट। उसके बाद जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बोला गया था बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। उसके बाद अगर सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया था गवर्नमेंट कंपनी आल्सो कंसीडर एज ए स्टेट, जिसमें बीपीसीएल की बात की गई थी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये बात की गई थी। फिर और भी केस लॉ जिसमें अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीम का केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कुछ फैक्टर्स अप्लाई किए गए थे कि सोसाइटी कब एज अ स्टेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो
ये जम्मू कश्मीर का बेसिकली मामला था, जिसमें ये बोला गया था कि सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर ऑफ सोसाइटी एक्ट, ठीक है, तो वो एज अ कंसिडर किए जाएंगे मीनिंग ऑफ स्टेट के थ्रू। ठीक है, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मैंने बता दिया, जी टेलीफिल्म का बता दिया, आर डी सेट्टी का बता दिया आपको। ठीक है, फेडरल बैंक लिमिटेड वर्सेस सागर थॉमस का भी ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसमें ये बोला गया था कि प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक जो है, जिसको फेडरल बैंक बोलते हैं, इज नॉट कंसिडर एज ए स्टेट। ओके, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ये बेसिकली एक टेबल है। तो यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट आता है, क्या जुडिशरी स्टेट कंसिडर किया? तो एक केस आया था, ए आर आंटले का केस। ए आर आंटले केस में ये बोला गया था कि अगर जुडिशरी अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, देन इट इज नॉट कंसिडर एज अ स्टेट। बट अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, देन इट इज कंसिडर एज अ। वैसे जनरली देखा जाए तो जुडिशरी स्टेट नहीं होता है, स्टेट के डिफिनेशन में नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्रिटिकल एनालिसिस हैं, criticism and ये सारी चीजें। ये क्वेश्चंस हैं, कैन अ प्राइवेट कंपनी बी द स्टेट, राइट, वो टेस्ट कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ ओवरऑल, क्योंकि स्टेट से कहीं ना कहीं हर साल किसी न किसी लॉ के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर इंफॉर्मेशनल था देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया कि दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द लॉ फील्ड, क्योंकि फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल इज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको लॉ के ही काम में नहीं आता। अगर आप अपने राइट्स को जान रहे हो तो एज अ सिटीजन एंड एज अ इंडियन सिटीजन यू शुड हैव टू नो योर राइट्स, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जितने भी लॉ बनाए जाते हैं इंडिया में, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, कहीं न कहीं उनका जो बेस होता है वो फंडामेंटल राइट होता है। दे कैन नॉट वायलेट, दे शैल नॉट वायलेट, नॉन मैंडेटरी कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करनी चाहिए, राइट। सो तो बहुत सारे चीजें आपको बताऊंगा, नॉलेजेबल थिंग्स आगे आने में, तो प्लीज सब्सक्राइब, ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।